हेलो एवरीवन। चयन बैच की दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली क्लास का आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल। जो LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो 4 भाषाई कौशल हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है वो आज से शुरू होता है। पहली जो क्लास थी वो अवधारणात्मक क्लास थी, जो सीधे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आज की क्लास है वो जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन्ड है। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो ये हमारा चयन बैच है, एक कक्षा इसकी हो चुकी है और ये आज दूसरा वीडियो है। भाषाई कौशल टॉपिक है आज हमारा। यूट्यूब इसी नाम से है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो जितनी भी अपडेट्स और PDF होती है मैं वहाँ अपलोड करता हूँ। पहला प्रश्न है, भाषाई कौशलों को प्रायः कहा जाता है। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने व्याख्या कम कर दी है, मतलब स्लाइड पे बहुत कम लिखा है, लेकिन जो व्याख्या है उस मतलब बोल कर आपको ज़्यादा बताऊंगा। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैंने व्याख्या को लिखा कम है और मैं बोल के ज़्यादा बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। पहला प्रश्न है, भाषाई कौशलों को प्रायः कहा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य या मूल्यांकन उद्देश्य। तो इसका उत्तर है कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है। तो इनका जो प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रम पूछा जाता है तो LSRW, जिसे हिंदी में सुबोपली भी कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये क्रम है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्रम एज इट इज़ याद होना चाहिए। धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा। मारिया मोंटेसरी के अनुसार पहला भाषाई कौशल है। तो मारिया मोंटेसरी ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इनको अपने अनुसार व्यवस्थित किया था और उस क्रम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है LSWR। इन्होंने जो रीडिंग थी वो तीसरे नंबर से चौथे नंबर कर दी। जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं वो है LSRW। इन्होंने क्या किया, जो राइटिंग है उसको पढ़ने से पहले, मतलब मोंटेसरी के अनुसार लिखना पढ़ने से पहले होगा, तो ये इनका क्रम था। लेकिन जो पहला क्रम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो पहला क्रम वही होगा, सुनना। यह अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला सवाल है, अभिव्यंजनात्मक कौशल है। अभिव्यंजनात्मक कौशल का मतलब होता है जिसमें अभिव्यक्ति हो, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वह आप इसमें देखिए। इसकी व्याख्या मैंने अगले पे लिखी है। जो ये क्या होते हैं, एक अलग अलग टर्म्स हैं इनके, ग्राह्यात्मक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। और जो ये व्यवहारिक कौशल है ये बोलना और सुनना है, सुनना पढ़ना है। जो सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं, तो ये भाव ग्रहण कौशल है। पढ़कर और लिखकर ये जो कौशल प्राप्त किए जाते हैं ये सैद्धांतिक कौशल है। तो ये जो प्रश्न था हमारा ये है अभिव्यंजनात्मक, मतलब अभिव्यक्ति किसमें हो रही है, तो बोलकर और लिखकर हो रही है। अगला सवाल है कि भाषा कौशलों का पूर्ण विकास किस स्तर तक अपेक्षित है। तो भाषा कौशलों का अपेक्षाकृत पूर्ण विकास प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित है, और पूर्व प्राथमिक या नर्सरी तक तो कौशल इतने विकसित नहीं हो सकते, लेकिन जो प्राथमिक स्तर है यानी कि कक्षा 5 है वहाँ तक ये अपेक्षा की जाती है कि भाषाई कौशल है वो लगभग पूर्ण विकास हासिल कर पाए। अगला सवाल है, सभी कौशलों की आधारशिला है। अब ऐसा कौन सा कौशल है जो जितने भी बाकी वाले कौशल है उनके लिए बेस का काम करता है। तो जो श्रवण कौशल है वो ये काम करता है आधारशिला का। अगला सवाल, सुनना और बोलना दोनों प्रक्रियाएं किस प्रकार अंतर संबंधित है, मतलब दोनों में किस प्रकार का संबंध है। साथ साथ चलती है, विपरीत क्रम में चलती है, आंशिक रूप से सहायक है या पूर्णतः नकारात्मक है। तो जो सुनना और बोलना है ये समानांतर चलती है, साथ साथ चलती है। शिक्षण विधियों में आंशिक शब्द जिस ऑप्शन में होगा उसके होने की संभावना बिल्कुल कम होगी, क्योंकि आंशिक या फिर आधा सत्य कुछ नहीं होता। ये सैद्धांतिक और अवधारणात्मक चीज़ें हैं, इनकी जो क्लियरिटी वाला ऑप्शन होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। अगला है, कक्षा में सुनने बोलने के पर्याप्त अवसर श्रवण कौशल में भूमिका निभाते हैं। मतलब जो छात्र हैं उनको कक्षा में सुनने के और सुनी हुई बात को, जो बोली हुई बात है उसको सुनने और बोलने के पर्याप्त अवसर अगर मिलेंगे तो श्रवण कौशल में किस प्रकार की भूमिका होगी, सहायक,
इससे सीखना सरल हो जाता है, कहानी सुनाना एक कारगर माध्यम है, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे और उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला है श्रवण कौशल का उद्देश्य नहीं है। जो लिसनिंग है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? पूर्ण मनोयोग से श्रवण की दक्षता का विकास, तो जी बिल्कुल, ये दक्षता का विकास करना इसका उद्देश्य है। सुनकर अर्थबोध एवं विचार ग्रहण, ये भी इसका उद्देश्य है। आकलन, ये जो आकलनात्मक दृष्टि होती है उसका विकास करना, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। तो ये मैंने उपयुक्त सभी वाले दो चार प्रश्न इसलिए दिए हैं ताकि इनके जितने उद्देश्य हैं वो क्लियर हो जाए। तो श्रवण कौशल के ये तीनों उद्देश्य आप ध्यान में रखना। बाकी वाले और भी उद्देश्य हैं लेकिन वो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो थोड़े कॉमन है, याद रह जाते हैं। श्रवण कौशल संवर्धन का माध्यम नहीं है। मतलब जो श्रवण कौशल है, लिसनिंग है, उसको एनरिच करने के लिए कौन सा माध्यम नहीं है? अध्यापक का व्याख्यान, मतलब जो शिक्षक है वो अगर भाषण रूप में कुछ कह रहा है तो वो श्रवण कौशल संवर्धन का माध्यम है। बिल्कुल, उससे बच्चे सुन के सीखेंगे। सस्वर वाचन, मतलब सस्वर, तो ये शब्द से स्पष्ट है कि बोल बोल के पढ़ा जाएगा, तो इससे भी श्रवण कौशल विकसित होगा। श्रुत लेखन, श्रुत मतलब सुनकर, लेखन यानी लिखा जाता है, तो जो सुनकर लिखा जाएगा उससे भी श्रवण कौशल का संवर्धन होगा। लेकिन मौन वाचन, तो ये वाचन का प्रकार है लेकिन ये मौन वाचन है, इसमें अर्थ ग्रहण ज़्यादा होता है। ये स्वाध्याय के लिए ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये श्रवण कौशल में इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाएगा। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्रश्न आगे आएगा। अगला सवाल है, श्रवण शिक्षण की विधि नहीं है। खेल विधि, जी है। खेल विधि में निर्देश सुन के बालक रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। वाद विवाद में तो सुनना लाजमी तरीके से होता है। व्याख्यान में भी सुना जाता है व्याख्यान को। ये जो व्यंगावलोकन है ये क्या है? इसको बोलते हैं सतही पठन। ये मौन पठन जो पढ़ेंगे हम उसमें साथ में पढ़ेंगे, सतही पठन इसे बोलते हैं। तो ये पठन का एक प्रकार है, श्रवण शिक्षण की विधि नहीं है। अगला सवाल है कि किस भाषाई कौशल में शुद्धता से ज़्यादा प्रवाहिता को महत्व दिया जाता है? तो जो एक्यूरेसी है उससे ज़्यादा फ्लो को महत्व दिया जाता है, या फिर जो फ्लुएंसी होती है उसको महत्व दिया जाता है। तो ये सुनना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो बोलना जो मौखिक कौशल है, जो स्पीकिंग है, वो इस स्पीकिंग में फ्लुएंट कितना है बालक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। शुद्धता को कुछ हद तक नज़रअंदाज भी किया जा सकता है अगर बोलने में धारा प्रवाहिता है तो प्रवाहिता को ध्यान में रखना है। भाषण कौशल की विशेषता नहीं है। अब भाषण कौशल की विशेषता नहीं है का मतलब है कि 3 विशेषताएं होंगी। तो मधुरता, ये भी काफ़ी हद तक है। स्पष्टता, जो बोला जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्रमबद्धता, मतलब जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं उनमें एक सीक्वेंस हो, समझ में आए। ऐसा नहीं कि जो बात पहले बोलनी थी वो अंत में बोल दी, तो उनका सीक्वेंस ये इम्पोर्टेंट है। कृत्रिमता, ये कोई विशेषता नहीं है, ऐसे बनाया हुआ ऑप्शन है। कृत्रिमता की जगह स्वाभाविक रूप से जो विचार आते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये नहीं होगा इसका। भाषण शिक्षण की विधि जो प्रारंभिक स्तर पर कम है लेकिन उच्च स्तर पर ज़्यादा प्रभावी है, तो ये कौन सी विधि है? प्रारंभिक स्तर का मतलब होता है ये 5वीं तक जो प्राथमिक स्तर है वहाँ तक काम में ली जाती है। तो भाषण मतलब वार्तालाप, तो ये बच्चा बोल के आपस में जो बातें करता है उससे उसका भाषा जो है, उसकी जो भाषा है वो संवर्धित होती है। नाटक, तो उसमें उसको अगर भूमिका मिले तो वो अपनी भाषा को सुधार सकता है। चित्र का वर्णन अगर करवाया जाए तो उससे भी उसकी भाषा का जो शब्द भंडार है वो बढ़ेगा। वाद विवाद जो है ये अच्छी विधि है लेकिन इसका जो प्रयोग है वो प्राथमिक स्तर के बालक जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा कौशल चाहिए जो कुछ सालों बाद कक्षा 8 तक या उच्च प्राथमिक स्तर तक विकसित होता है। तो ये प्राथमिक स्तर की विधि नहीं है। भाषण कौशल का उद्देश्य नहीं है। जो स्पीकिंग है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? उच्चारण शुद्धता, स्पष्टता, प्रवाहपूर्ण बोलने की कुशलता का विकास। तो ये जो प्रश्न है ये भाषण कौशल का उद्देश्य ये नहीं, गलत है। कौन सा भाषण कौशल का उद्देश्य है? तो उच्चारण शुद्धता, स्पष्टता, प्रवाहपूर्ण बोलने की कुशलता का विकास। तो ये तीनों है इसके, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी वाले 2-4 प्रश्न इसलिए रखे हैं ताकि सारी विशेषताएं और सारे जो आपको याद करने के टर्म में वो सारे याद रहें। पठन कौशल से, अब रीडिंग स्किल शुरू होता है यहाँ से। पठन कौशल से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? यह एक समेकित प्रक्रिया नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। लिखित सामग्री को पढ़कर धारणाएं
गढ़ना एवं विचारों को आपस में जोड़ना है। सार्थकता एवं लयात्मकता इसकी अनिवार्य विशेषता है। तो ये मुख्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना बिल्कुल सही है। सार्थकता और इसकी अनिवार्य विशेषता है। सार्थकता का मतलब होता है जो पढ़ा जा रहा है उसका कुछ न कुछ मीनिंग निकले, वो समझ पाए। लयात्मकता, पढ़ने की एक लय होनी चाहिए, इसकी अनिवार्य विशेषता। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लिखित सामग्री से पढ़कर धारणाएं गढ़ना है, विचारों को आपस में जोड़ना, मतलब जो पढ़ने के बाद में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको आपस में इंटररिलेट करना, अंतर संबंधित करना उनको, तो ये भी सही है। तो समेकित प्रक्रिया है, मतलब इतने सारे कौशल इंटीग्रेट करके अगर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो वो समेकित है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, मतलब ये असत्य है। जो पठन कौशल है वो एक समेकित प्रक्रिया है। पठन कौशल से जुड़ा कौन सा कथन, ये प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी। अगला है पठन के मुख्य प्रकार है। तो पठन का मुख्य जो प्रकार है वो होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? एक है सस्वर पठन, एक है मौन पठन। अब सस्वर पठन का पहला सवाल, सस्वर पठन जो है उसका उद्देश्य क्या है? समस्त लिपि प्रतीकों का ज्ञान, कविता का रसास्वादन संभव बनाना, आवश्यकता अनुसार वाणी पर नियंत्रण की योग्यता का विकास। तो ये तीनों विशेषताएं इसमें आ जाएगी। तो ये सस्वर पठन के उद्देश्य हैं, आपको ध्यान रखने हैं। समस्त लिपि प्रतीकों का ज्ञान होगा तभी अच्छे से वो बोल बोल के पढ़ पाएगा। कविता रसास्वादन, जो कविताएं वगैरह होती है उनका सस्वर पाठ किया जाएगा तभी रसास्वादन होगा। आवश्यकता अनुसार वाणी पर नियंत्रण की योग्यता का विकास इसी से होगा। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है अध्यापक द्वारा संपन्न वाचन क्या कहलाता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। उसके बाद में ये समवेत वाचन, अनुकरण वाचन और सामूहिक पठन क्या है ये हम आगे समझते हैं। अभी उससे पहले ये मैंने आगे एक स्लाइड लगा रखी है, वहाँ पे इंडेक्स टाइप में दिया तो वहाँ समझेंगे। ये चरण है, जो पठन है उसके चरण है। 4 चरण होते हैं। पहला है प्रतिविज्ञान, अगला है अर्थग्रहण, फिर है मूल्यांकन और फिर है अनुप्रयोग। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है। मौन वाचन का गुण है, जो साइलेंट रीडिंग होती है उसका कौन सा गुण है? तो एकाग्रचित्ता, गति, अर्थबोध या उपयुक्त सभी। मतलब जो मौन वाचन है, अगर कोई चीज़ हम साइलेंट पढ़ते हैं और कोई चीज़ हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो किस में कम समय लगेगा? तो मौन वाचन जो करेंगे वो हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे कम समय में, तो स्पीड आएगी, सही बात है। मौन वाचन जब करेंगे तो एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, अर्थबोध भी अच्छे से होगा। तो ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग के गुण है, पूछे जाते हैं। ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, सेल्फ स्टडी। इससे जो अर्थ है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ती है। तो ये मौन वाचन का गुण है। ये गंभीर पठन होता है। इसके आगे प्रकार हैं। मौन वाचन से संबंधित असत्य कथन है। अब मौन वाचन कक्षा 3 से प्रारंभ किया जा सकता है, सही है या गलत है? कक्षा 5 के बाद स्वस्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 3 से प्रारंभ किया जा सकता है, सही है। 5 के बाद में सस्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब 5वीं तक बोल बोल के पढ़ाया जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें बोल बोल के गा गा के पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे भाषा का आनंद ले सके। तो वो शुरुआती स्टेज है, वहाँ वो ज़रूरी है। मौन पठन स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास करता है, बिल्कुल हम सेल्फ स्टडी वाला पिछली स्लाइड पे पढ़ चुके हैं। तो तीनों होंगे, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? कोई नहीं, तीनों सत्य हैं। कक्षा 5 के बाद स्वस्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो कक्षा 5 है वहाँ तक मौन वाचन थोड़ा कम उपयोगी है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट है। किससे इम्पोर्टेंट है? सस्वर वाचन से। 5वीं तक सस्वर, उसके बाद मौन। लेकिन मौन शुरू कब किया जा सकता है? तो मौन वाचन कक्षा 3 से प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन से संबंधित असत्य कथन है। मौन वाचन कक्षा, ये भी रिपीट हो गई है। कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है? तो गहन पठन, सतही पठन, द्रुत पठन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, ये तीनों प्रकार है। तो मौन वाचन के कितने प्रकार है? 3, 1, 2 और 3। ये 3 प्रकार है मौन वाचन के। ठीक है, ये मैंने स्लाइड लगा रखी है। मौन पठन के 3 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। 2 मुख्य हैं, गहन जिसको गंभीर पठन कहते हैं, और द्रुत पठन जिसको त्वरित पठन कहते हैं या विस्तृत पठन कहते हैं, और तीसरा है सतही पठन जिसको विहंगावलोकन कहते हैं। 3। तो मौन पठन के 3 प्रकार है, गहन, द्रुत और सतही। गहन को गंभीर कहते हैं,
द्रुत पठन को त्वरित पठन या विस्तृत पठन कहते हैं, और तीसरा है सतही पठन जिसको विहंगावलोकन कहते हैं या बर्ड व्यू कहते हैं। उसके बाद ये डिटेल पढ़ते हैं वापस। तो गहन या गंभीर पठन जो है ये उच्च स्तरीय विषय वस्तु के अध्ययन हेतु है। गहन और सूक्ष्म अध्ययन इसमें किया जाता है। मौन पठन की विकसित अवस्था है, मतलब इसमें जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो इसकी विकसित अवस्था पे है, मतलब वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, तभी वो गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर पाएगा। द्रुत पठन ये मौन लेकिन तीव्र गति से पठन किया जाता है। पठन का ये प्रकार विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो जो समाचार पत्र वगैरह, द्रुत का मतलब होता है तेज, स्पीड से, तो जो समाचार पत्र वगैरह है या फिर कोई ज़्यादा सामग्री है उसमें से कुछ पढ़ना हो तो। अगला है विहंगावलोकन या सतही पठन, किसी स्रोत से आवश्यक सामग्री को, जैसे कोई बड़ा ग्रंथ है उसमें से कोई एक विशेष अंश ढूंढना हो तो उसको इस प्रकार से ढूंढा जाता है, पक्षी की तरह देखना जिसको बोलते हैं बर्ड व्यू। अब है पठन शिक्षण हम पढ़ रहे हैं, तो इस रीडिंग की विधियां कौन कौन सी है पढ़ाने की। तो पहली विधि है वर्ण विधि। श्याम पट पर एक शब्द लिखा, एक वर्ण लिखा, उसको पढ़ाया तो वो हो गई वर्ण विधि। ये अमनोवैज्ञानिक है, क्रमानुसार वर्ण ज्ञान होता है। अमनोवैज्ञानिक तो है लेकिन इसमें क्या होता है कि क्रमिक रूप से ज्ञान होता है, क्रम से स्वर, व्यंजन, मात्राएं और फिर शब्द सिखाए जाते हैं। शब्द विधि में क्या किया जाता है, ये जो शब्द विधि है ये मनोवैज्ञानिक है, पूर्ण से अपूर्ण की तरफ चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है, और शब्दों के माध्यम से पहले वर्णमाला फिर वर्ण, और इसे क्या बोलते हैं, चित्र विधि भी कहते हैं। देखो और कहो, और इसका अलग नाम है पद पद्धति। तो शब्द विधि, पद विधि, देखो और कहो विधि तीनों एक ही नाम है। चित्र विधि भी इसी का नाम है। यहाँ से 100% सवाल बनने की संभावना है। ये जो इंडेक्स बनाई है ये आप एज इट इज़ बना के उसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक बार सुनने से ये बोरिंग लग सकती है। वाक्य विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने ये चीज़ें आसान की है, कौन सी मनोवैज्ञानिक है, कौन सी नहीं है, कौन सी किस ओर से किस ओर चलती है, पूर्ण से अपूर्ण, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ लिख दी है, मैं कितनी भी बार बोलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाक्य विधि पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये शब्द विधि का विस्तृत रूप है। शिक्षक का अनुकरण, पठन प्रारंभ वाक्य से किया जाता है इसमें, और इसमें शब्द से किया जाता है, इसमें वर्ण से किया जाता है। ध्वनि साम्य विधि पिछले में पूछी गई थी, हमारा वाला जो एग्ज़ाम था 2022 वाला, जो 2023 में हुआ था 25 फरवरी को, उसमें ध्वनि साम्य विधि का प्रश्न पूछा गया था। वाचन में सुधार हेतु ये काम में ली जाती है। समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ाया जाता है, जैसे चर, कर, हर, ऐसे। तो ये PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीवनदान चारण नाम से, वहाँ पे ये आप उसको जूम करके अच्छे से अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पूरी PDF वहाँ पे अपलोड की जाएगी कक्षा के बाद। अगला है ये जो विधियाँ पढ़ रहे हैं, कविता विधि। कविता का गायन किया जाता है इसमें स्वाभाविक रुचि के सिद्धांत पर। तो हम देखते हैं कि जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें ये गा गा के पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ उसमें आती है कविता वाली। फिर है चित्रों तथा कार्डों पर लिखे नामों में, ये साहचर्य विधि है, मोंटेसरी ने दी थी। इस विधि का अन्य नाम संगति विधि है। ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, संगति विधि किसने दी और इसमें क्या किया जाता, तो कार्डों पर लिखा जाता है। सृजनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि बच्चे कार्ड पे लिख रहे हैं या लिखी हुई चीज़ को ढूंढ के पढ़ रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी है, सक्रियता है, एक्टिव है उसमें, तो बाल केंद्रित हो जाएगी। जिसमें बच्चे सक्रिय होंगे वो बाल केंद्रित है। खेल आदि का समावेश किया जाएगा, तो बच्चे सक्रिय किस में रहेंगे, बच्चों को खेल के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता तो वो खेल विधि हो जाएगी। तो ये आप इस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं प्रश्नों को। अगला इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, डिस्लेक्सिया क्या होता है। तो ये पठन संबंधी कठिनाई है। यहाँ पे मैं एक और फैक्ट आपको बता दूँ, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधित आगे हम पढ़ेंगे। मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्रम हम देख चुके हैं, ये सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इन्होंने क्या किया, जो स्वाभाविक क्रम है LSRW, उसमें W को इन्होंने रिवर्स किया, पहले ले आए और R को बाद में ले गए। तो इनका जो क्रम है LSWR। अगला है लेखन का आधार है। तो लेखन का आधार क्या है, परिचालन क्षमता। मतलब आपकी अंगुलियां ढंग से काम नहीं कर रही, मतलब मोटर स्किल एकदम 0 है, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। भले ही वातावरण कितना अच्छा हो, आपके आसपास किताबें रखी हुई हो, अध्यापक कितना भी श्रेष्ठ हो, परिवार में आपका लिखने का माहौल हो, बड़े बड़े लेखक हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। तो ये फैक्ट यहाँ पे काम आएगा। अगला है भाषाई कौशल। ये जो अपना टॉपिक है, ये लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये पढ़ी हुई विषय वस्तु को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना है, लिखना। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने चीज़ों को
गहराई से समझने के लिए यहाँ पे दे दी है। ये मैंने खुद नोट्स बनाए थे कक्षा से पहले, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बोले गए शब्द क्या होते हैं, तो अमूर्त होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अब मैं चाहता था यहाँ से भी प्रश्न बना सकता था, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ सकती है। बोले गए शब्द अमूर्त होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं और अस्थायी होते हैं। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन कोई और बना के सवाल बनाया जाता, तो जबकि लिखित शब्द क्या होते हैं, मूर्त होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये आप चीज़ें कंपेरिजन में लेके याद करनी है। लिखित भाषा अपना स्वरूप लंबे समय तक बनाए रखती है। लिखने में अनेक कौशलों के समन्वय की जरूरत होती है। परिचालन क्षमता, अंगुलियों पकड़ अर्थात मोटर स्किल लेखन का आधार है। भाषाई ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करना ही जो अभ्यास से विकसित होता है। लेखन विकास हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करना एवं आनंददायी वातावरण उपलब्ध करा के इस कौशल को सिखाया जा सकता है। लेखन वर्तनी पर आधारित है, ठीक है। क्रमिक ज्ञान है, प्राथमिक स्तर तक किया जाना चाहिए। चित्र बनाना, सीधी आड़ी रेखाएं मिलाना लेखन की प्रभावी शुरुआत के उदाहरण है। तो ये एक एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। वहाँ पे जो आपके लिए यूजफुल कंटेंट है मैं अपलोड करूँगा, तो ये PDF वहीं पे आएगी और कहीं नहीं। लेखन विकार क्या कहलाता, तो ये पिछली स्लाइड पे जहाँ हमने डिसलेक्सिया पढ़ा था, जो पठन विकार है, वहाँ पे मैंने ये भी पढ़ा कि डिस्ग्राफिया, ये अफेजिया और डिस्मोर्फिया ये साइकोलॉजी का है। मैं किसी सीरीज़ में आपको करवा दूंगा। लेखन की चतुर्थ अवस्थाएं पूछी जाती है। जिस प्रकार से हमने पठन के चरण पढ़े थे, प्रत्यय विज्ञान, अर्थ ग्रहण, तो उसी प्रकार से ये लेखन के भी चरण या अवस्थाएं हैं। तो चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो वो है लिख कर अभिव्यक्ति का विकास। ये प्रश्न मैंने कैसे बनाया है, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है, और ये चौथी अवस्था है। तो ये लेखन की 4 अवस्थाएं हैं। चतुर्थ का मतलब मैंने अंतिम अवस्था से सवाल बनाया है, इसका मतलब 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था की विशेषता या नाम है लेखन तत्परता। दूसरी विशेषता है शब्दों एवं वाक्यों का गठन, रचना अधिगम और वर्ण बनावट। ये आपकी दूसरी है, जो क्रम लगाया ये सही है, 1, 2, 3 और 4। तो ये आप याद करना, ये 4 अवस्थाएं हैं लेखन की। अब लिखने के चरण ये मैंने लिख दिए हैं। सर्वप्रथम तथ्य संकलित किए जाते हैं, उसके बाद में संकलित तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से या क्रमिक रूप से किया जाता है। लिखने का खाका बनाया जाता है, जिसे ड्राफ्ट कहते हैं। संपादन या लेखन किया जाता है। फिर अंतिम चरण में पुनरावृत्ति या पुनर्दर्शन किया जाता है, उसको देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है, तो लिपि का मानक और व्याकरण सम्मत प्रयोग किया जा सके, विचारों की क्रमबद्धता और संगठित अभिव्यक्ति, शुद्ध एवं त्रुटि रहित लेखन की। तो ये सब बोल बच्चन चीज़ें हैं, लेकिन ये आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगी, तो आप पढ़िए जरूर इसको। जैक्टार विधि, इससे सवाल कई बार आ चुका है, फेमस प्रश्न है। अनुकरण, श्रुत लेखन, मॉन्टेसरी या दृष्ट लेखन। तो जो दृष्ट लेखन विधि है उसी का अगला नाम है या अन्य नाम है जैक्टार विधि। अब ये क्या है, ये अगली स्लाइड पे मैंने क्लियर किया है। ये लेखन की प्रमुख विधियां हैं। दृष्ट लेखन विधि जिसे जैक्टार विधि कहते हैं। अब ये विधि सक्रियता एवं स्वयं करके सीखने के शिक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पहले शिक्षक श्यामपट्ट पर आदर्श लेखन करता है, जिसको देखकर विद्यार्थी लेखना अभ्यास करता है। इसका स्तर, तो जब देख देख के चीज़ें लिखी जा रही है तो इसका स्तर छोटी कक्षाएं होंगी। तो ये 4-5 इसकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, आप इसको याद करिए। अनुकरण विधि, तो ये विधि अनुकरण पर आधारित है, मतलब जो चीज़ हो रही है उसका अनुकरण किया जाएगा, जिसकी प्रकृति के आधार पर 2 भाग हैं। एक तो रूपरेखा अनुकरण, जो पूरा उसका खाका बना हुआ है, बनावट है, उसका अनुकरण किया जाएगा। किसका, अक्षर का, वर्ण का, उसकी बनावट का। संरचना के अनुसार अंकित बिंदु, जो हम देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी की कक्षा की जो किताबें होती है उनमें जैसे वर्ण दिए होते हैं, जैसे ए है तो वो ऐसे दिया हुआ होगा, वो फिर बालक लाइनें मिला के ऐसे बनाएगा, तो वो हो जाएगा, ऐसे मिला के वो बनाता है, ठीक है। ये ए बन गया, तो वो लाइनें मिला के बनाया जाता है। संरचना के अनुसार अंकित बिंदुओं को जोड़ते हुए वर्ण की बनावट का अभ्यास करता है। प्रारंभिक एवं ECCE पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। कौन सी, रूपरेखा। उसके बाद स्वच्छंद अनुकरण, ये स्वतंत्र अनुकरण कहते हैं इसको। ये इसमें देख देख के लिखा जाता है, जैसे स्लेट पे आपने ऊपर अ लिख दिया तो वो नीचे अ लिखेगा। और जो ये रूपरेखा का अनुकरण है, जैसे अ लिखा है तो उसके ऊपर वो एक पेन चला रहा है तो वो हो जाएगा आपका रूपरेखा। तो ये चीज़ आप क्लियर करिए, सवाल इसे बन सकता है, क्योंकि ध्वनि साम्य विधि पिछली बार पूछी जा चुकी है। मॉन्टेसरी विधि क्या है, तो ये छात्रों की परिचालन क्षमता का उन्नयन किया जा सकता है। इसमें आनंदानुभूति करते हैं बालक, क्योंकि खुद कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसमें मॉडल और प्रतिकृतियाँ दी जाती हैं, मतलब मॉडल दिए जाते हैं, उनमें वो एक्टिविटी करके लिखना सीखता है।
रचनात्मक विधि ये पेस्टोलॉजी ने दी थी। ये विधि प्रारंभ में वर्णों के खंड जोड़ने और आकृतियां बनाते हुए वर्णों का स्वरूप सिखाती है। ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता का मतलब होता है कि एक्टिव है, और वर्णों के टुकड़े लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बनाए जाते हैं। ये एज इट इज़ ऐसा सवाल बनाया जा सकता है कि किस विधि में वर्णों के खंड टुकड़े लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बनाए जाते हैं। फिर ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मॉन्टेसरी, रचनात्मक या जैक टॉट या फिर अनुकरण। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बार बार चीज़ों को पढ़िए, एक जैसी चीज़ें, उनको कन्फ्यूज़न जो है वो एक जगह लिख के क्लियर करिए। जैसे ये 4 विधियां हैं, तो इन चारों को आप ऐसे A, B, C और D ऐसे बनाइए, फिर लिखिए एक एक चीज़ को, उसको आप डिकोड करिए, पहचानिए कि कौन सी चीज़ किस में है, गत्ते किस में हैं, परिचालन क्षमता किस में थी। तो ये आप ऐसे अगर याद करेंगे फ्रेम बना के, तो सारी चीज़ें याद रहेगी। अब लास्ट स्लाइड पे लगभग पहुंच चुके हम। सुलेख क्या होता है? तो सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। अनुलेख, तो जो आदर्श लेख लिखा हुआ है उसका अनुकरण किया जा रहा है, तो वो अनुलेख हो जाएगा। प्रतिलेख में क्या होता है कि पुस्तक का अनुकरण किया जाएगा, जैसे बुक में जो लिखा है उसको एज इट इज़ देख के, जैसे कई बार बोला जाता था हमें कि ये पाठ है वो आप लिख के ले आओ, तो वो प्रतिलेख होता था। श्रुतलेख ये कक्षा में किया जाता था, फिर शब्द गिने जाते थे, गोले किए जाते थे ऊपर कि ये आपका इतने अशुद्धियाँ हैं, तो वो होता था। सुनी हुई ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता था। इसमें भाषा की शुद्धता का महत्व है श्रुतलेख में। तो ये 4 चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। इस प्रकार से हमने इस कक्षा को पूरा कर लिया है। तो हमारी ये दूसरी क्लास थी जो हमने चयन बैच शुरू किया है। पहली कक्षा पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लगभग 500 लोगों ने देखी है, और 50 से प्लस उसके ऊपर फीडबैक है, मतलब कमेंट है। आपने अगर अभी तक उस पर कमेंट नहीं किया तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो वर्क किया जा रहा है उसका डायरेक्शन सही है या नहीं। तो ये ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और ये हमने हिंदी का सिलेबस शुरू किया है, तो हमारा भाषाई कौशल जो था उसके जितने थीम बेस्ड MCQ बन सकते थे, जो मतलब उस कंसेप्ट समझने के लिए, उस पूरे टॉपिक की जो मूल अवधारणा है उसको क्लियर करने के लिए जो आवश्यक थे, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं और हमने पढ़ लिए हैं। लगभग 28 प्रश्न थे, और 28 प्रश्नों में मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। 4 से 5 स्लाइड ऐसी थी जिन पे व्याख्या लिखी है। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे ये लास्ट वाली स्लाइड थी, ऐसी की ऐसी 4 स्लाइड और पहले गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स से उठा के मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए, उनको डिटेल से समझाया है। वैसे अगर क्लास को लंबा किया जाए तो भाषाई कौशल एक एक पढ़ाने में एक एक क्लास ली जा सकती है, मतलब आधे घंटे की, तो 2 घंटे खींचने का कोई मतलब नहीं है। सवाल आपने देख लिए हैं, अब आप जिस मैटर से पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक को वापस समझाऊँ, तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। बाकी हम मिलके इसको कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरा मोटिवेशन है। और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, वो इसी से पता चलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।